देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात बागेश्वर की। बागेश्वर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान लगातार जारी है। बागेश्वर में प्रत्याशियों और प्रचार करने वालों की खासी भीड़ जमा हो रही है। अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रचार किया है। बागेश्वर में लाइन में लगकर मतदाता वोट कर रहे हैं। डीएम अनुराधा पाल ने भी लाइन में लगकर वोट डाला है। वैसे तो इस उपचुनाव में 3 अन्य प्रत्याशी भी मैदान में हैं और उन्होंने भी अपने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच दिखाई दे रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से जारी है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। बागेश्वर उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास, कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवती प्रसाद, यूकेडी प्रत्याशी अर्जुन कुमार देव, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी भगवत कोहली। ये 5 प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज आम जनता कर रही है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। लोग कतारों में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बागेश्वर के लिए उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी में हालांकि सीधी टक्कर मानी जा रही है। 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुखर होकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी की अगर हम बात कर लें तो पार्वती दास ने 24,23,183 रुपए खर्च किए हैं इस चुनाव में। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने 19,64,100 रुपए का खर्चा किया है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के भगवत कोहली ने 1,24,430 रुपए का खर्च किया है। ये प्रत्याशियों के खर्चे का ब्यौरा आपको देखिए दिया जा रहा है कि किस प्रत्याशी ने चुनाव में कितना खर्च किया। सपा प्रत्याशी भगवती प्रसाद त्रिकोटी ने 1,71,096 रुपए का खर्च किया है। यूकेडी प्रत्याशी अर्जुन देव ने 3,33,096 रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने 24,23,183 रुपए खर्च किए हैं। देखिए, बात करें अगर वोटर्स के आंकड़ों की तो बागेश्वर सीट से अपना विधायक चुनने के लिए 1,18,225 मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे और इनमें 60,045 पुरुष और 58,180 महिला मतदाता शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्र में सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है। इनमें से 57 महिलाएं हैं। 80 वर्ष से अधिक उम्र के 943 और 50 दिव्यांग मतदाता हैं जिन्होंने पोस्ट वॉलेट के माध्यम से मतदान किया है। बागेश्वर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 188 मतदेय स्थल में सबसे अधिक 1,220 मतदाता गरुड़ के मैगडी स्टेट मतदान केंद्र में है, जबकि सबसे कम 109 मतदाता सिमगढ़ी मतदान केंद्र में है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, बागेश्वर उपचुनाव के लिए लगातार मतदान जो है वो किया जा रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल चालू जिस तरीके से और लगातार अगर अभी 11 बजे तक की अगर बात करें तो करीब 26% वोटिंग हो चुकी है। जो मतदाता है वो अपने घरों से निकल रहे हैं। जिलाधिकारी बागेश्वर की अगर बात करें तो उन्होंने भी सबसे पहले मतदान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को लेकर के अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो कहा जा सकता है कि 11 बजे तक का जो 26% का वोटिंग का परसेंटेज हुआ है वो अभी तक आंकड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी हो या कांग्रेस प्रत्याशी हो, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है, क्योंकि
अगर बात करें सिंपैथी वोट को लेकर के, तो क्योंकि चंदन राम दास वहां से विधायक थे और वो दिवंगत हो गए थे, उसके बाद उनकी पत्नी पार्वती दास को टिकट दिया जाता है। तो वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार है, जिनको पार्टी ने टिकट दिया। तो दोनों के बीच में टक्कर है। साथ ही साथ अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, अगर बात करें उत्तराखंड के लोकल दल की, अगर बात करें उत्तराखंड क्रांति दल की, अगर बात करें या उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की अगर बात करें, उन तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। लेकिन अगर बात करें दो प्रत्याशियों में, बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों में कांटे की टक्कर है, क्योंकि चाहे बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों लगातार अपनी अपनी ताकत झोंक चुके हैं मतदाता से मतदान करने को लेकर के, अपने अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर के। वहीं अगर बात करें आंकड़ों की, अगर बात करें तो करीब 1.5 लाख मतदाता है जो बागेश्वर के उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि बागेश्वर ऐसा जिला है क्योंकि पहाड़ी और मैदानी दोनों से माना जाता है, तो कई ऐसे रास्ते हैं जहां पे जो है अनुज, अगर समीकरणों की बात कर ले, मुद्दों की बात कर ले, तो क्या लगता है कि क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें उपचुनाव में लगातार जो सत्ता पक्ष होता है वो काफी हाफिज होता है वहां पे उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या बीजेपी का सारा अमला हो, वो सभी लोग वहां पे जाकर के उन्होंने चुनावी रैलियां निकाली और पार्वती दास के समर्थन में वोट मांगे। कहा जाता है कि कांग्रेस भी लगातार, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, ये सभी लोग वहां पे गए और वहां पे बसंत कुमार के पक्ष में वोट मांगा। तो कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर लगातार है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि चूंकि बागेश्वर जो जिला है वहां पे अभी आपदा होने के कारण कई ऐसी सड़कें हैं जो टूट गई थी, जिनकी मरम्मत का कार्य अभी भी चल रहा है। लेकिन जो मतदाता है जो वहां से पोलिंग बूथ तक नहीं जा पा रहे, उनके लिए प्रशासन ने व्यवस्था भी कराई हुई है। साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एक बड़ी चीज इस चुनाव में देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने भी पोलिंग बूथ के पर्सन है उनके पास जीपीएस सिस्टम दिया गया, इस बार टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया गया, जीपीएस सिस्टम से जिस प्रकार से हर एक घंटे में आपको मतदान कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ, इसकी जानकारी आपको तुरंत से तुरंत मिल जा रही है। बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं कल बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इस बार का सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सदन में सरकार से सवाल करने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। विपक्ष के पास आपदा, अतिक्रमण, लोकायुक्त समेत कई मुद्दे हैं। विधानसभा सचिवालय को विधायकों के 614 प्रश्न मिले हैं। तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। बुधवार को पेश होगा अनुपूरक बजट। स्वर्गीय चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अनुपूरक बजट पेश करेंगे। देखिए, विपक्ष के पास आपदा, अतिक्रमण, लोकायुक्त समेत कई मुद्दों हैं जिन पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। सदन में सरकार से सवाल करने के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन हंगामेदार रहेगा सत्र। विपक्ष ने पूरी फेहरिस्त तैयार कर ली है सरकार को घेरने की। सत्र का आज पहला दिन है और कल अनुपूरक बजट रखा जाएगा सदन के पटल पे। आज की अगर बात करें तो दिवंगत चंदन राम दास को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें विपक्ष की, अगर बात करें तो ये सत्र बड़ा हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं। बेरोजगारी की अगर बात करें, कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो सड़कों की अगर बात करें, आपदा को लेकर के अगर बात करें, महंगाई को लेकर के अगर बात करें, तो विपक्ष इन सब मुद्दों को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है। क्योंकि अभी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस बात को बोला
कि विपक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करे, विपक्ष हंगामा न करे, हम सबकी बात को सुनेंगे। वहीं अगर प्रश्नावली की अगर बात करें तो 614 सवाल है जो विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। अनुच्छेद 356 के तहत जो कार्यवाही होनी है उससे अभी थोड़ी देर के लिए तो विराम है, लेकिन सदन के अंदर कार्यवाही लगातार चल रही है, प्रश्न रखे जा रहे हैं। अगर बात करें अनुपूरक बजट को लेकर के तो विपक्ष इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है कि इस बजट में महंगाई और लोगों के रोजगार को लेकर के सरकार ने कुछ ऐसी बात नहीं लिखी है या बजट ऐसा नहीं दिया है। देखिए अनुज, विपक्ष है, विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों का विरोध करना, इसलिए विपक्ष के पास एक फेहरिस्त है जिसके जरिए सरकार का घेराव होगा। आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह बताते हुए इसे समाप्त करने की बात कही गई थी, जिससे धर्म नगरी हरिद्वार के संतों में खासा रोष है। संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार किया जाना चाहिए, ऐसे लोग भारत में विभाजन की स्थिति लाना चाहते हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि वो केंद्र सरकार ऐसे गलत बयानबाजी करने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए उसके पद से हटाने का काम करें। कोई नया नहीं कह रहे, आपने ध्यान दिया होगा वो जो बयान है उनका, वो बयान उनके मुख से नहीं, बाकायदा रिटर्न में वो बयान था जो उनके द्वारा पढ़ा गया। ये पूर्व से ईसाई मिशनरियों द्वारा सनातन धर्म पर एक आक्रमण की तरह ये सारा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। आज उस ईसाई मिशनरी को राजनीतिक दलों का साथ मिल गया है और ये जो जूनियर स्टालिन है, ये चूँकि फिल्म निर्माता भी हैं, उसके अलावा फिल्म में हीरो की भूमिका भी निभाते हैं और सरकार में वह मंत्री के रूप में भी है। एक व्यक्ति के माध्यम से कई प्रकार के एजेंडे सेट हो जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का बयान बड़ी सोची समझी तरीके से उसारा दिया गया है। उदयनिधि जो है सबसे बड़ा गद्दार है, जो सनातन के साथ गद्दारी कर रहा है। जो भी सनातन के साथ गद्दारी करता है वो मिट जाता है। और जो आज ये सीएम, इसका बाप सीएम बना हुआ, ये मंत्री बना है, आने वाले समय में ये मिट जाएंगे। इनकी जो सल्तनत है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये नीति है। जो भी धर्म का विरोध करता है, जो सनातन का विरोध करता है, वो नष्ट हो जाता है। महाभारत में आप देखो, रामायण में आप देखो, जिन्होंने भी सनातन का विरोध किया वो मिट गए और ये भी मिटेंगे। इसकी शक्ल आपने देखी होगी। मैं हैरान हूँ इसको देख के, ये कैसा व्यक्ति है, हिंदुओं का विरोधी। अरे ये पूरा हिंदुस्तान जो सनातनियों का है, हम पूरे हिंदू हैं, तो हिंदुओं का विरोध कर रहा है। लानत है ऐसे व्यक्ति के लिए, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जो सनातन का विरोध करता है। खबर हरिद्वार से है, जहां एक सरकारी स्कूल में बच्चों से टॉयलेट साफ कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो श्यामपुर क्षेत्र के बाहरपिली गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का बताया गया, जिसमें 3 बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में झाड़ू, ब्रश और बाल्टी लेकर टॉयलेट साफ करते नजर आते हैं। गांव की ग्राम प्रधान ने घटना पर आपत्ति जताते हुए अधिकारियों से इस पर कार्यवाही करने की मांग की है। जो माता पिता बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके लिए वीडियो काफी निराश करने वाला है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया है कि पुरानी योजनाओं में जो आवास बेचे नहीं जा सके, उन्हें प्राधिकरण किराए पर देने पर विचार कर सकता है। एचआरडीए की बोर्ड बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में विकास और सेवाओं संबंधी 15 प्रस्ताव पास किए गए। प्राधिकरण के अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मानकों को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण को तुरंत सील किया जाए। इसके बावजूद भी अगर अवैध निर्माण जारी रहता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। एक क्षेत्र में एक ही मामला होना चाहिए ना।
सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अगर हम बात कर लें बैठक को लेकर, क्या अहम निकलकर सामने आया एचआरडीए की इस अहम बैठक में? देखिए, विकास प्राधिकरण की एक अहम बैठक हुई जिसमें करीब 15 प्रस्तावों पर पास हुए, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को विकास प्राधिकरण के मानकों को ताक पर रखकर लगातार ही निर्माण किए जा रहे थे। हालांकि विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ भवन भी बनाए गए थे जो खाली पड़े हैं, उनको भी अब कहीं ना कहीं किराए पर देने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर 18 विषयों पर चर्चा हुई है, जिनमें 15 प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है। यानी कह सकते हैं जिस तरह से जो गढ़वाल आयुक्त हैं विनय शंकर पांडे, उन्होंने कहा है कि अगर हरिद्वार जिले में ही नहीं, जो विकास प्राधिकरण के में आते हैं निर्माण, अगर वो नियमों को ताक पर रखकर होते हैं या फिर नियमों की अवहेलना करते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं मानते तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चारुल, संजय, 18 विषय पर चर्चा की गई है, क्या लगता है कि कौन कौन से ये अहम विषय रहे होंगे और साथ ही साथ किन किन प्रस्तावों पर मोहर भी लगी होगी? देखिए, लगातार ही लंबे समय से जिस तरह से शिकायत मिल रही थी कि कुछ भवन है उनके कंपाउंड नहीं हुए हैं, इसके अलावा लगातार ही जो अवैध तरीके से भवन बने हैं उनका नक्शा पास नहीं हुआ है, उन पर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। हालांकि इसके अलावा लगातार ही कुछ विकास प्राधिकरण ने कुछ अवैध कॉलोनियां सील की है, कुछ भवन सील किए हैं, उन पर कहीं ना कहीं कंपाउंड किस तरीके से होगा, किस तरह से उनकी सील खुल सकती है, इन सब विषयों पर यहाँ चर्चा की गई है। चारुल, संजय बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से चलने वाली 12 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। G20 सम्मेलन के चलते ट्रेन रद्द की गई हैं। हरिद्वार से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैसेज के माध्यम से यात्रियों को इस बात की जानकारी भी दी जा रही है। हरिद्वार से चलने वाली 12 ट्रेन रद्द की गई हैं। G20 सम्मेलन के चलते देखिए ट्रेन रद्द की गई है और इस बात की जानकारी यात्रियों को मैसेज के जरिए दे दी गई है। हरिद्वार से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है। हालांकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है इसकी वजह से। देखिए, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और ऐसे में एक अभेद किले में तब्दील किया गया है राजधानी दिल्ली को। एहतियातन ट्रेन रूट्स जो हैं उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, लगभग 12 ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्योंकि G20 सम्मेलन भारत के लिए गर्व का विषय है, गौरव का विषय है और ऐसे में एहतियात हर तरह से बरते जा रहे हैं। देखिए चारुल, G20 सम्मेलन को लेकर देश के कोने कोने में तैयारियां की जा रही है, जिसमें अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ भी 9-10 सितंबर को एक G20 सम्मेलन हो रहा है, जिसको लेकर एक विशेष रूप से यहाँ तैयारी भी की जा रही है। इसका असर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करीब 12 जो ट्रेन है वो हरिद्वार से चलने वाली पूरी तरह रद्द कर दी गई है, जिसकी सूचना लगातार ही रेलवे जो महकमा है यात्रियों को दे रहा है। हालांकि ट्रेनें रद्द होने से लगातार जो यात्री है वो बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ यात्री ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस में ही बुकिंग की हुई है। उनको भी लगातार कहा जा रहा है कि आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब जो अन्य विकल्प है वो भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि G20 सम्मेलन को लेकर तमाम यहां पर तैयारियां दिखाई दे रही है। चारुल, चलिए आप बने रहिए, संजय आगे आपसे जानकारी लेंगे। उधर लक्सर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। नारकोटिक्स विभाग ने यहां पर छापेमारी की है। कई मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया है। छापेमारी कर दवाइयों की जांच की जा रही है। बहादुरपुर में निजी नर्सिंग होम पर भी छापेमारी की गई। सीएमओ के निर्देश पर टीम ने नर्सिंग होम बंद कराया है। तो नारकोटिक्स विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है। कई मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। छापेमारी कर दवाइयों की जांच की जा रही है। बहादुरपुर में नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई है। सीएमओ के आदेश के बाद नर्सिंग होम को बंद कराया गया। दवाइयों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सर को और एसओजी टीम एंटी नारकोटिक की जो टीम है, उन्हें कुछ शिकायतें मिली थी नारकोटिक को लेके,
और उसके साथ साथ स्पूरियस दवाइयों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे विक्रय हो रहा है। तो उसी के चलते यहाँ की लोकल पुलिस के साथ यहाँ पे सुल्तानपुर और बादरपुर और पूरा ये लक्सर क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है मेडिकल स्टोर का, कि जो है नारकोटिक दवाइयों के रिगार्डिंग और कुछ दवाइयाँ जो कि स्पूरियस दवाइयाँ जो दुकानदारों द्वारा ली जा सकती हैं, उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नारकोटिक दवाइयाँ बिना पर्चे के नहीं देंगे और साथ ही जब भी कोई दवाइयाँ खरीदेंगे तो पहले उसका लाइसेंस वेरिफिकेशन करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जसवीर सिंह जुड़ गए हैं। जसवीर, नारकोटिक्स विभाग की ओर से गहन छापेमारी की गई और निजी अस्पताल को सील भी किया गया। बिल्कुल चारुल, जिस तरह से पूरे जनपद भर में वैसे का अभियान चला जा रहा है, खासकर शासन की ओर से निर्देश है कि जो मेडिकल स्टोर हैं या फिर ऐसे मेडिकल नर्सिंग होम बने हुए हैं जिनके कागजात पूरे नहीं है, अभी नियमों को रखकर चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान चला जा रहा है। लक्ष्य क्षेत्र में शिकायतें मिली थी कि मेडिकल स्टोरों पर नस्ली दवाई इंजेक्शन बिक रहे हैं और इसमें पहले भी कई बार कार्रवाई हुई। इस बार जो संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई इसमें ड्रग्स विभाग है और नारकोटिक्स विभाग, दो विभागों द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों को चेक किया गया, कुछ सैंपल लिए गए हैं, एक मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया गया, एक नर्सिंग होम जो बिना कागजात के यानी कि जिसकी परमिशन भी नहीं थी और संचालित किया जा रहा था, उस पर भी ये कार्रवाई की गई। यानी कि सीएमओ के निर्देश पर ड्रग्स इंस्पेक्टर अमिताभ भारती ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है और आगे यानी ये मान लीजिए कि आने वाले दिन में भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि देहात क्षेत्र में नशे का जो कारोबार है वो बेखौफ चल रहा है और ये शिकायतें सीधे शासन को मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायतें की गई थी। इसके अलावा जो ये अधिकारी से लेकर के तमाम जगह मतलब ऐसे कई मंचों पर शिकायत हुई, उसे लेकर के ये बड़ी एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें जो जानकारी नारकोटिक विभाग ने दी है यानी मीडिया को जानकारी दी है। जसवीर, कुल मिलाकर अगर देखें तो कितने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई थी, कितने अस्पतालों में छापेमारी की गई थी? ये 3 अस्पताल चेक किए गए जिनमें से एक के दस्तावेज यानी उसके कंप्लीट नहीं थे, उसके आधार पर उसे बंद किया गया और 8 मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं जिनमें से 2 मेडिकल स्टोर की संदिग्ध होती, एक को चेतन देकर छोड़ा गया कि वो अपना कागजात दुरुस्त करा ले, एक के पास जो भूमि जहाँ यानी इसकी आउटलेट प्रक्रिया सही थी वो सही नहीं थी तो उसे बंद करा दिया गया मौके पर। और हिदायत भी दी गई है कि ऐसी कोई भी दवा प्रतिबंधित दवाई आप ग्रहण नहीं करोगे, भले आपके पास लाइसेंस भी हो, जो कहीं ना कहीं मानकों के विरुद्ध यानी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन से बाहर जो दवाइयां हैं वो नहीं बेची जाएंगी। इस तरह के निर्देश। चलिए, शुक्रिया जसवीर इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।